जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। हमने प्रीवियस क्लासेस में रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस हमने देखा, उससे सारा रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। ठीक है, तो अब हमारा है रिफ्रैक्शन ऑन कर्व सरफेस या रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस है उसमें मेनली हमको स्फेरिकल सरफेस के बारे में ही पढ़ना है ना। तो स्फेरिकल सरफेस में दो तरीके का होता है, एक हो गया हमारा कनकेव सरफेस और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, ये दो पढ़ना है। कर्व में हमें स्फेरिकल पढ़ना है। स्फेरिकल में दो प्रकार का सरफेस हो सकता है। अब देखिए कॉनकेव कब बोलेंगे, हालांकि हमने मिरर में देखा था कॉनकेव कब बोलते हैं। जब रिफ्लेक्टिंग जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है अगर ये उभरा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे ये हमारा एक मीडियम, ये N1 मीडियम हो गया और ये जो है ऐसा कुछ N2 मीडियम का है, या ये जो बाउंड्री है दो मीडियम को मिलाने वाला, ये हमारा कर्व बाउंड्री है। ठीक है, तो ये बाउंड्री या तो कनकेव हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है। तो इस केस में हमें ये जो बाउंड्री है हमारा कॉन्वेक्स है, क्योंकि अगर लाइट हमारा इस पे अगर इस साइड से अगर पड़ रहा है, जैसे लाइट हमारा ऐसे ही पड़ेगा, इधर से अगर पड़ता है तो ये N2 है और ये N1 है, इधर से पड़ेगा तो वो कन्वेक्स हो जाएगा, है ना, सॉरी कॉनकेव हो जाएगा। इस साइड से अगर लाइट पड़ रहा है तो ये क्या है, कॉन्वेक्स है ना। N2 से पड़ रहा है तो हम सीधे ये बोलेंगे कि अगर लाइट हमारा उभरा हुआ सतह पे अगर पड़ रहा हो, है ना, या लाइट हमारा जो रिफ्रैक्शन जो होगा लाइट का वो उभरा हुआ सतह पे हो तो वो हमारा कॉन्वेक्स होगा। और अगर यही धंसा हुआ सतह पे ऐसा कुछ और इधर हमारा N2 हो जाता और ये N1, तो लाइट ऐसे पड़ता इस पे, है ना, इस तरीके से पड़ता, इधर से पड़ता तो कॉन्वेक्स इधर से पड़ रहा है। तो धंसा हुआ अगर सरफेस पे हमारा लाइट पड़ रहा है ना, तो हम कहेंगे वो कॉनकेव है। और अगर सतह हमारा उभरा हुआ है ना, तो हम कहेंगे वो सतह हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। यह स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम समझेंगे। और लाइट कैसे पड़ रहा है ना, ये भी देखना है, समझ गए। ये कोई फिक्स नहीं है कि ये हमेशा कॉनकेव होगा कॉन्वेक्स होगा। अब ये ऐसा कोई दो मीडियम है ना, दो मीडियम को जो बाउंड्री मिला रहा है वो बाउंड्री कैसा है उस पे हम समझेंगे कि वो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। आपने दो बाउंड्री को, दो मीडियम है तो लाइट हमारा ऐसे इधर से भी जा सकता है और इधर से भी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है। रिफ्रैक्शन होने के लिए आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम की ज़रूरत होता है। तो ये कॉन्वेक्स धंसा हुआ सरफेस पे अगर हमारा, है ना, धंसा हुआ सरफेस पे अगर हमारा लाइट पड़ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो वो कॉनकेव होगा। और उभरा हुआ सतह पे अगर लाइट पड़ रहा है तो हम उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। ठीक है, और वो हमने मिरर में भी देखा था। ये नेचर के अनुसार से स्ट्रक्चर के अनुसार से हम कह सकते हैं, या उसका बनावट क्या है उसके अनुसार से कॉनकेव या कॉन्वेक्स हम कहेंगे। और दूसरा बाय नेचर अगर इसका कहेगा तो कन्वर्जिंग होता है और डाइवर्जिंग होता है। तो मिरर के केस में कॉनकेव जो था हमेशा कन्वर्जिंग होता था, और नहीं कॉनकेव हमारा, हाँ कॉनकेव हमारा
कन्वर्जिंग होता था और कॉन्वेक्स जो था हमारा डाइवर्जिंग होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए। यहाँ पे नेचर जो है, नेचर हमारा डिपेंड करेगा कि आपने लाइट किधर से किधर की ओर लिया। ठीक है, सपोज करो कि ये हमारा लाइट की बात नहीं हम करेंगे, सरफेस ये हमारा अभी कॉन्वेक्स है ना, और लाइट हमको ये सपोज करो कि इसका ये इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, तो सेंटर और ये मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस मिलाएंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, तो ये लाइट जो है ये n1 और n2 में कौन बड़ा है उस पे डिपेंड करेगा कि ये लाइट पैरेलल रे जो है कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हमारा कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, या पैरेलल रे कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडियम। ठीक है, सपोज करो कि n1 हमारा स्मॉलर है n2 से और ये सरफेस हमारा कॉन्वेक्स है, तो ये ऑलवेज कन्वर्जिंग की तरह काम करता है। ठीक है, अगर यही n2 अगर हमारा ये यहाँ पे n1 अगर ग्रेटर देन n2 है तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर n1 लेस देन n2 है तो ये कॉन्वर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्वेक्स ही अभी इधर से हमारा लाइट पड़ रहा है, कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस से ही हमारा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग हो सकता है। और कंडीशन है कि n1 अगर ग्रेटर है, जिस मीडियम से लाइट जा रहा है वो हमारा ग्रेटर है तो डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा। अगर जिस मीडियम से लाइट जा रहा है और वो अगर स्मॉलर है तो ये कन्वर्जिंग की तरह काम करेगा। ये जस्ट अपोजिट कॉन्वेक्स है हमारा, कॉनकेव है ये, सॉरी कॉनकेव है। और कॉनकेव के केस में अगर n1 हमारा ग्रेटर देन n2 तो ये कन्वर्जिंग है, और n1 लेस देन n2 तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, तो नेचर इसका कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा, कौन सा सरफेस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स का अगर नेचर जानना है तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जानना होगा। ठीक है, और ये याद रखना है, अगर कॉन्वेक्स सरफेस है और n1 है जो यानी जिससे लाइट इन कर रहा है वो हमारा लेस है n2 से यानी जिसमें इन कर रहा है, तो वो कन्वर्जिंग होगा। ये एक याद रखिए, बाकी उसी के अनुसार से। क्लियर? तो ये नेचर के अकॉर्डिंगली, और एक हो गया इसका शेप के अकॉर्डिंगली कॉनकेव या कॉन्वेक्स, है ना। मिरर में हमारा सिंपली कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो होता था या तो कन्वर्जिंग है या तो, है ना, यहाँ पे कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है, सेम शेप वाला, है ना। तो ये हमारा हो गया उसका नेचर। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन या रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड मिरर से जो रिलेशन है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप एक सरफेस ले लीजिए, है ना, कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों में से कोई सरफेस ले सकते हैं। सपोज करो कि हमने कॉनकेव सरफेस लिया, है ना, चाहे आप कॉनकेव के जगह पे कॉन्वेक्स ले सकते हैं, दोनों में से कोई ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये n1 मीडियम से ये n2 मीडियम में लाइट इन कर रहा है, और ये जो हमारा है क्या है, दोनों मीडियम के मिलाने वाला बाउंड्री है। और ये जिस स्फेरिकल का पार्ट होगा उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सपोज करो यहाँ सेंटर है ना, तो इसका मिड पॉइंट कहीं होगा। मिड पॉइंट को मिलाने और सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना। ये हमारा ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर हम बोल सकते हैं या पोल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
मिरर में जनरली हम पोल बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं। ठीक है, पी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि हमें ये कॉन्वेक्स सरफेस है ना, ये तो कॉन्वेक्स सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट इधर रखना है ना, तभी लाइट हमारा ऐसे इस पर इंसिडेंट होगा। अगर इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये कॉन्केव सरफेस हो जाएगा, है ना। तो सारा चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ से अब कोई इमेज बनाना है, सेंटर हमने कहाँ, ये ऐसा कुछ, ये सेंटर इसका होगा, है ना। यहाँ पे फोकस में कोई रिलेशन नहीं होता है, फोकस में रिलेशन होता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा नहीं कि F=R/2, ये यहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है, और देखेंगे हम अभी, है ना। तो यहाँ से दो रे गया, एक रे हम ऐसे, है ना, एटलीस्ट ये ऑब्जेक्ट हमारा, तो दो रे लेंगे इमेज बनाने के लिए। तो रिफ्रैक्शन करवाना है इस सरफेस से, तो सबसे पहले तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सेंटर से, तभी ना पता चलेगा कि हमारा किधर की ओर, ये हमारा सेंटर से नॉर्मल हमने बनाया, ठीक है। एक्चुअली मेरे तो ऐसे निकलना चाहिए था, है ना, ये बात होता अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा कि लाइट है जो नॉर्मल की ओर शिफ्ट होगा या वे फ्रॉम नॉर्मल होगा, है ना। तो हम एक कोई ना कोई आप मान सकते हैं कि सपोज करो कि n2 ग्रेटर है n1 से, एक मानना पड़ेगा, तभी हम रे डायग्राम बनाएंगे। और हम किसी के लिए प्रूफ करेंगे और वो फार्मूला वैलिड सबके लिए होगा। हम कॉन्वेक्स से प्रूफ कर रहे हैं, कॉनकेव के लिए भी वो वैलिड होगा। हम n2 ग्रेटर ले रहे हैं n1 के, तो n1 ग्रेटर n2 के लिए भी ये फार्मूला वैलिड होगा। किसी से आप प्रूफ करिएगा फार्मूला वही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे n2 हम रे डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। अगर हमको डिफाइन नहीं करेगा कि कौन बड़ा है, तो ये रे इन हमारा किधर जाएगा ये पता नहीं चलेगा, है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवार्ड्स नॉर्मल। तो अभी हम अजम्पशन किए कि n2 हमारा क्या है, बड़ा है, इसका मतलब हो गया कि ये नॉर्मल की ओर ही शिफ्ट होगा। तो ये हमारा, ये रे हमारा रिफ्रैक्टेड रे है ना। और ये एक रे ऐसा गया, दूसरा रे आप यही प्रिंसिपल एक्सिस के ही अलोंग ले लें, और ये नॉर्मली पड़ रहा है, तो ये इसमें कोई डिविएशन नहीं होगा, ठीक है। अगर नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं तो रिफ्रैक्शन प्रॉपरली इसका होगा। कहने का मतलब विदाउट एनी डिविएशन ये उसी लाइन पे जाएगा। तो दूसरा रे हम ऐसे लिए, तो ये यहाँ पे आके कट करेगा, है ना। ये दोनों, एक ये रे और एक ये रे, दोनों रे से इमेज हमारा बन गया, यहाँ पे आई बना, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट हमें पता है, यहाँ इमेज हमारा, और ये हमारा सेंटर है। अब रिलेशन देखिए कैसे निकालते, ठीक है। चीज़ें को हम थोड़ा सा, ये हमारा क्या है, आई है, इंसिडेंट एंगल, इसको आई मान लेते हैं, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है, आर मान लेते हैं, है ना। इसको अल्फ़ा, इसको बीटा, और इसको थीटा मान लेते हैं। तीन एंगल है, तीनों को हमने मान लिया, इसका इस्तेमाल अभी हम करेंगे। अब आइए यहाँ पे, स्नेल्स के अनुसार से हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स, साइन आई, ये n2 है ना, या हम कह सकते हैं n1 है, सॉरी, n1 इंटू साइन आई बराबर इंटू साइन आर, है ना, यही होगा। तो यहाँ से साइन आई बाई
साइन आर बराबर N2 बाई N1। क्लियर है? ओके। देखिए अगर एंगल बहुत छोटा है, ये आई और आर जो है ये सारा चीज़ जो होंगे कंडीशनल होंगे, ये बहुत नज़दीक होगा। ये जो पॉइंट है, ये एम पॉइंट है जो पी के बहुत ही नज़दीक होंगे, ठीक है, और ये उसके लिए ही डिफाइंड होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं आई और बहुत वेरी वेरी स्मॉल है, आई एंड आर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसका एंगल इसके वैल्यूज़ के बराबर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आई बाई आर बराबर N2 बाई N1, ठीक है। इसको हम भी रखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आइए, इन ट्रायंगल MIC इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो इंटरनल एंगल का समेशन एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, यानी आर प्लस थीटा बराबर बीटा, है ना, आर प्लस थीटा बराबर बीटा। तो यहाँ से बीटा या आर जो आ गया हमारा वो क्या हो गया, बीटा माइनस थीटा, है ना। आर हमारा ये आई और आर हम निकालना चाहते हैं इन द टर्म ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये यहाँ से आइए, इन ट्रायंगल OMCO, ये वाला OMC इस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये दोनों इसका इंटरनल एंगल है। तो हम कह सकते हैं आई बराबर बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। आई और आर हमको निकल गया, ठीक है ना। अब आइए थोड़ा सा यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन, हम ये कर्व लाइन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इसको एम मान लेते हैं, एन सॉरी ऊपर एम है, इसको एन मान लेते हैं। यहाँ से आप इसका वैल्यूज रख सकते हैं, है ना। तो अब आइए, अब बाद में वैल्यू रख लेंगे, अभी फ़िलहाल हमारे पास चाहे यहाँ रख लीजिए, ये हमारा आई का वैल्यू हो गया, ये बीटा प्लस अल्फ़ा बाई बीटा माइनस थीटा इक्वल टू N2 बाई N1। ये लास्ट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी जो है हमारा, अभी आइए इसमें इन ट्रायंगल OMN में, OMNO, है ना, tan अल्फ़ा बराबर MN बाई NO, है ना। चूँकि ये एंगल बहुत छोटा है, आई और ये सब छोटा है, तो ये ऑटोमेटिकली ये सब भी छोटा होगा, तो वैल्यू के बराबर हम कह सकते हैं, है ना, NO हम लिख सकते हैं। इन द सेम वे इन ट्रायंगल NMC में, NMC आप वहाँ से बीटा बराबर आप लिख सकते हैं, सेम एज tan बीटा बराबर कहिएगा MN बाई NC, है ना। तो बीटा बराबर हम सिंपली लिख सकते हैं MN बाई NC। उसी प्रकार से ट्रायंगल MNI में अल्फ़ा बराबर या थीटा बराबर हम लिख सकते हैं MN बाई NI, है ना, लिख सकते हैं।
तो ये हमको अल्फ़ा बीटा थीटा का वैल्यूज़ निकल गया है ना। तो अब इसका हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें अल्फ़ा बीटा। और उससे पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब भी मेंशन हम कर लेते हैं। और ये हमारा मिड पॉइंट से ही डिस्टेंस नापा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से कहें या पोल से कहें। मिरर में पोल होता है और ये अगर रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पे हम उसको ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। ठीक है, तो चूँकि पॉइंट एम जो है वेरी वेरी क्लोज टू हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट एम जो है बहुत प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज रहेगा, तो पी और एन सेम पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, है ना। पी एंड एन विल बी एज्यूम टू बी सेम लाइन, सेम पॉइंट, है ना। अब देखिए यहाँ से हम चीज़ें और कर सकते हैं। इमेज डिस्टेंस अगर कहें, तो इमेज डिस्टेंस हो गया पी आई, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं पी आई एन आई, दोनों लगभग सेम ही पॉइंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं। और देखिए रे हमारा ऐसे चल रहा है, तो पोल से इधर पॉजिटिव और इससे इधर निगेटिव हो गए। और हम चूँकि इमेज डिस्टेंस है तो इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको u से, और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको r से सूचित करेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव हो जाएगा v, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया पी ओ, या हम कह सकते हैं एन ओ, और ये माइनस यू हो जाएगा क्योंकि अपोजिट आप चलेंगे, है ना। फिर उसी प्रकार से रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो हो गया हमारा कितना, पी सी या एन सी बोल सकते हैं, और इसको आर लिख सकते हैं, आर मान लेते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया हमारा। तो ये सब दिया हुआ है, हम इसे हटाते हैं थोड़ा सा, इसमें अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे, जगह नहीं है तो ये आप समझ गए होंगे इतना, है ना। और यहाँ से हमारा क्या आया था, बीटा प्लस अल्फ़ा बाई बीटा माइनस थीटा इक्वल टू हमारा आया था क्या, n2 बाई n1, है ना। यही आया था ना, पीछे आप देख लीजिएगा। यहाँ से बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, और पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर देते हैं, उसके बाद वैल्यूज पुट कर देंगे। n1 हो गया बीटा n1 अल्फ़ा, और ये हो गया n2 बीटा माइनस n2 थीटा। इसको हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ से अगर बीटा कॉमन ले लेंगे तो n1 माइनस n2 हो जाएगा, है ना। और ये इधर चला गया तो ये भी माइनस ही आएगा, और ये n1 अल्फ़ा माइनस n2 थीटा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बीटा बराबर n2 माइनस n1, और ये हो जाएगा n1 अल्फ़ा प्लस n2 थीटा, है ना। तो बीटा का वैल्यू पुट करते हैं। बीटा का वैल्यू जो हो गया हमारा mn बाई nc, और ये n1, और अल्फ़ा का वैल्यू mn बाई no, और ये n2
और थीटा का वैल्यू हमारा mn/ni है ना। यहाँ से mn सब में कॉमन है, कट जाएगा। nc का वैल्यू हमको पता है, nc कहाँ गया, nc r है ना। तो ये हो गया 1/r n2 माइनस n1, यह हो गया n1 और nn तो कट ही गया है ना, कॉमन लेके करेंगे तो। और ये 1/no का वैल्यू, और नहीं तो पहले लिख लेते हैं, नहीं तो कहोगे कि इतना शॉर्ट में। ये nc हो गया और ये no हो गया प्लस n2 ni है ना। mn कॉमन लिए, तीनों में है तो कट गया। अब यहाँ से nc का वैल्यू पुट कर देंगे है ना। और यहाँ से हम चीज़ें हटाते हैं थोड़ा सा। nc का वैल्यू r है, तो ये हो गया n2 माइनस n1/r। nc का वैल्यू पुट किया हमने n1, और no का वैल्यू u है माइनस u है, तो n1/-u प्लस n2, उसका वैल्यू ni का वैल्यू v है, तो v हो गया है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। ये हमारा फार्मूला आया है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस का रिफ्रैक्शन जब होगा तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन है, ठीक है। तो इस रिलेशन को देखते हुए हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ पे इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है ना। इसका फोकस देख लेते हैं थोड़ा सा। ये फार्मूला वैलिड है सभी प्रकार के सरफेस के लिए, ठीक है। तो अब सपोज करो कि हमारा ऑब्जेक्ट जो होता इन्फिनिटी पे होता, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सपोज करो कि इन्फिनाइट पे है, तो इन्फिनाइट पे है यानी u हमारा इन्फिनाइट पे है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज हमारा जो बनेगा फोकस पे है ना। तो v जो हो गया हम कह सकते हैं कि एट फोकस होगा, क्लियर है। तो यहाँ से वैल्यूज हम पुट करेंगे और कहेंगे कि n2/f बराबर n1/इंफिनिटी और ये n2 माइनस n1/r, ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि n2/f बराबर हो गया n2 माइनस n1/r, यानी फोकस 1/f हम करेंगे वो हो जाएगा n2 माइनस n1/n2 इंटू r हम कर सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं 1/r। इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, f बराबर n2r डिवाइडेड बाई n2 माइनस n1। तो ये हमारा इसका फोकस हो जाएगा। देखिए फोकस में कैसा रिलेशन आया है ना। ये ऐसा नहीं था कि f बराबर r/2, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर इसका ये रिलेशन, और ये रिलेशन याद रखना है, ये a हो गया और इसको आप b मान सकते हैं, ठीक ना। ये दोनों रिलेशन को आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।